नमस्कार, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स, साथ में आपके शिखा ठाकुर। हरियाणा का जो चुनावी सीन है वो हर दिन बदल रहा है। सभी दलों ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीते 10 से 12 दिन में बीजेपी ने राज्य में जिस तरीके से प्रचार किया, उससे तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी रिकवरी मोड में नजर आई और उसने कई चीजों को ठीक किया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने पक्ष में दिख रहे मोमेंटम को बनाए रखने के लिए दिन रात एक कर रखा है। आखिरी वक्त में अशोक तंवर की कांग्रेस में वापसी हुई। हरियाणा की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को एक साथ वोट होंगे, जबकि नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। हार जीत की चाबी वोटर के हाथ में है, लेकिन वोटर साइलेंट है। इस बार के चुनाव में सभी पार्टियों ने जातियों का भी खास ख्याल रखा। प्रदेश में अगर प्रचार की बात करें तो बीजेपी प्रचार में सबसे आगे नजर आई। प्रदेश की 90 सीटों के लिए बीजेपी 150 रैलियां उनकी तरफ से की गई। बीजेपी नेताओं ने राज्य में 150 रैलियां की है। पीएम मोदी ने 5 रैलियों से 89 सीट पर निशाना साधा। अमित शाह ने राज्य में 10 जनसभाएं की। योगी आदित्यनाथ ने आधा दर्जन से ज्यादा रैलियां की। 40 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री और सांसद प्रचार में उतरे हैं। वहीं अगर कांग्रेस के प्रचार की बात करें तो बीजेपी के मुकाबले काफी पीछे नजर आई। कांग्रेस ने प्रदेश में तकरीबन 70 रैलियां की, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की 6 रैलियां भी शामिल है। करीब 70 जो है ये रैली हुई है। राहुल प्रियंका 6 रैलियां और रोड शो 2 उनकी तरफ से की गई। राहुल गांधी 4 रैलियां करते नजर आए। रोड शो 100 किलोमीटर लंबे रोड शो को उन्होंने किया, जिसकी संख्या 2 रही। प्रियंका गांधी 2 रैलियां करती हुई नजर आई। मल्लिकार्जुन खड़गे 2 रैलियां करते नजर आए। हिमाचल के सीएम समेत कई पूर्व सीएम भी मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतारे गए। प्रचार के आखिरी दौर में रणनीति के अंदर एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। बीजेपी कांग्रेस को जिन सीटों पर अपने कैंडिडेट्स पिछड़ते दिख रहे हैं और थर्ड प्लेयर के रूप में इनेलो, बीएसपी, आम आदमी पार्टी या फिर कोई निर्दलीय उम्मीदवार की स्थिति ठीक है, वहां अंदर खाने उसकी मदद की जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों से कह चुके हैं कि वो आखिरी बार बीजेपी से दो हाथ करना चाहते हैं। उनकी इस भावनात्मक अपील ने कितना काम किया है, ये 8 अक्टूबर को चुनाव नतीजे बता देंगे। कांग्रेस को अपने नेताओं की गुटबाजी से भी नुकसान हो रहा है। 1 दर्जन के आसपास सीटों पर कैंडिडेट्स हुड्डा कैंप और शैलजा धड़े की अंदरूनी खींचतान के शिकार हुए। राहुल गांधी भी ये जानते हैं और इसलिए 30 सितंबर को नारायणगढ़ की सभा में उन्होंने खुद मंच पर सबके सामने हुड्डा और शैलजा के जो है हाथ मिलवाते वो नजर आए। अब किस जाति के कितने उम्मीदवार हैं ये भी जरा आप समझ लीजिए। जाट कांग्रेस में की तरफ से 28 है, बीजेपी की तरफ से 16। ओबीसी में कांग्रेस की तरफ से 20 कैंडिडेट, बीजेपी की तरफ से 21। ब्राह्मण जाति के कांग्रेस की तरफ से 5, बीजेपी के 11। पंजाबी कांग्रेस की तरफ से 7, बीजेपी की तरफ से 13। वैश्य कांग्रेस की तरफ से 2, बीजेपी की तरफ से 5। दलित कांग्रेस की तरफ से 17, बीजेपी की तरफ से 17। मुस्लिम कांग्रेस की तरफ से 5, बीजेपी की तरफ से 2। राजपूत कांग्रेस की तरफ से 1 और बीजेपी की तरफ से 3। जट से कांग्रेस की तरफ से 4 और बीजेपी की तरफ से 0। तो ये जो आंकड़े हैं और ये जो नंबर्स हैं ये बता रहे हैं कि कैसे जातीय समीकरण का ध्यान दोनों ही पार्टी की तरफ से रखा गया है। अब अशोक तंवर कौन है जिनकी फिर से एंट्री हुई है वो भी आपको बताते हैं। 2003 में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। 2009 में सिरसा संसदीय सीट से लोकसभा सांसद चुने गए। 2014 में सिरसा सीट से इनेलो प्रत्याशी से चुनाव हारे। 2014 से 2019 तक हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने रहे। तो देखिए, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना करके हरियाणा के रण में उतरी हुई है, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि बीजेपी की जो मजबूती जो कम दिख रही थी हरियाणा में, वो एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसकी वजह है कि कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी खींचतान हुई, उसके बाद कहा जा रहा है कि इसका बेनिफिट, इसका फायदा जो है वो बीजेपी को डेफिनेटली मिल सकता है और इसी को लेकर के कोशिश भी की गई। अब आरक्षण का मुद्दा हो, जातीय समीकरण का मुद्दा हो, अलग अलग पार्टियों ने इसको लेकर के खींचतान भी किया, लेकिन हरियाणा का रण इस समय सधा हुआ है और परसों वोटिंग होनी है। 90 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होनी है हरियाणा में। ऐसे में चुनावी शोर के थमते ही जानकारी ये भी कि अब हरियाणा के रण में कुछ भी संभव है। कांग्रेस अपने आप को मजबूत स्थिति में कहीं ना कहीं पा रही थी एंटी इनकम्बेंसी के तहत, लेकिन बीजेपी ने फिर जोर आजमाइश की है, जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की। कांग्रेस के अंदर जो खींचतान चल रही है, क्या उसका फायदा भी बीजेपी को हो सकता है, ये भी अहम सवाल है। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे और इन सवाल के जवाब भी।
फिलहाल जो कोशिशें हैं वो कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से लगातार जारी है। दो सबसे बड़ी बात है, एक तो वोटर्स को साधने की, जो कि साइलेंट है इस समय, यानी साइलेंट वोटर्स अपनी प्रतिभा दिखाएंगे जाहिर है 5 को। लेकिन दूसरा बड़ा फैक्टर है कि अंदरूनी जो खींचतान हो रही है, और निर्दलीय भी सबसे बड़ा सरदर्द किसी भी पार्टी के लिए किसी भी चुनाव में होते हैं, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या फिर जो बागी तेवर अख्तियार करके जिन्होंने पार्टी को छोड़ा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि हरियाणा के रण का सिकंदर कौन होगा। राज्य में तकरीबन 150 रैलियां बीजेपी के नेताओं की तरफ से की गई है। पीएम मोदी ने खुद 4 रैली की और 89 सीट पर उन्होंने निशाना साधा, उसे साधने की कोशिश की। अमित शाह ने राज्य में कुल 10 जनसभाएं की हैं हरियाणा में और वोटर्स को साधने की कोशिश गृह मंत्री द्वारा की गई। वहीं योगी आदित्यनाथ भी एक प्रमुख चेहरा रहे, उन्होंने आधा दर्जन से ज्यादा रैलियां की। केंद्रीय मंत्री 40 से ज्यादा और सांसद प्रचार में बीजेपी की तरफ से उतारे गए। वहीं कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले थोड़ी कमजोर वहां नजर आई। हालांकि राहुल गांधी खुद चुनावी रण को साधते नजर आए, लेकिन बड़ा सवाल था कि आखिर हुडा के क्षेत्र में राहुल गांधी को जाने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि कहते हैं कि हुडा अपने आप में एक मजबूत खिलाड़ी हैं, एक मजबूत नेता हैं, तो फिर राहुल गांधी आखिर उनके क्षेत्र में पहुंच करके रैलियां करते क्यों नजर आए। क्या शैलजा फैक्टर जो है वो हुडा को भारी पड़ गया है, या फिर हुडा पहले की तरह उतने ताकतवर अपने गढ़ में नहीं रहे। पिछले 10 साल से बीजेपी हरियाणा में राज कर रही है, सरकार बीजेपी की है। ऐसे में क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बीजेपी के खिलाफ इस बार काम करेगा? क्या कांग्रेस को वो फायदा पहुंचा सकता है, ये अहम सवाल है। हुडा को प्रमुख रूप से कांग्रेस आगे कर रही है और इस चुनाव में भी उन्होंने किया, तो क्या इसका फायदा होगा कांग्रेस को या फिर हो जाएगा नुकसान? ऐसे ही कई सारे सवाल हैं हरियाणा के रण को लेकर के, जिसका जवाब 8 अक्टूबर को मिलना है। 5 अक्टूबर को कुल 90 सीटों पर हरियाणा के एक ही फेज में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के चुनावी शोर, जो प्रचार का शोर है वो थम चुका है। अब बस एक दिन का और इंतजार, यानी 5 अक्टूबर को जब हरियाणा में चुनाव होंगे तो जनता ये फैसला करेगी कि इस बार सत्ता में कौन विराजेगा। तो हरियाणा का चुनावी सीन हर दिन बदलता जा रहा है। सभी दलों ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन मुख्य मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। बीते 10 से 12 दिन में बीजेपी ने राज्य में जिस तरीके से प्रचार किया, उससे तस्वीर बदली दिख रही है। बीजेपी रिकवरी मोड में आई है तो उसने कई चीजों को ठीक किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने पक्ष में दिख रहे मोमेंटम को बनाए रखने के लिए दिन रात एक कर रखा है। आखिरी वक्त में अशोक तंवर की कांग्रेस में वापसी हुई। हरियाणा की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को एक साथ वोट होंगे, जबकि जो नतीजे हैं वो 8 अक्टूबर को आएंगे। हार जीत की चाबी वोटर के हाथ में जरूर है, लेकिन वोटर अभी साइलेंट है और इस बार के चुनाव में सभी पार्टियों के जातियों का भी खास ख्याल रखा। प्रदेश में अगर प्रचार की बात करें तो बीजेपी प्रचार में सबसे आगे नजर आई। प्रदेश की 90 सीट के लिए बीजेपी 150 रैलियां करती दिखी। बीजेपी नेताओं ने राज्य में 150 रैलियां की। पीएम मोदी ने 4 रैलियों में से 89 सीट पर निशाना साधा। अमित शाह ने राज्य में 10 जनसभाएं की। योगी आदित्यनाथ ने आधा दर्जन से ज्यादा रैलियां की। 40 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री और सांसद प्रचार में उतारे गए। वहीं अगर कांग्रेस के प्रचार की बात करें तो बीजेपी के मुकाबले काफी पीछे कांग्रेस नजर आई। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। थानेश्वर, ये जो चुनाव का प्रचार था वो तो अब रुक चुका है, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी रिकवरी मोड में चली गई है और जाहिर है उसकी वजह है कि कांग्रेस के अंदर की जो खींचतान चल रही थी, क्या अभी भी ये फैक्टर पूरी तरीके से सुलझता हुआ नजर आ रहा है या बीजेपी को बेनिफिट हो सकता है? देखिए, जो अभी तक के समीकरण बने हुए हैं उनसे सीधा सीधा लग रहा है कि बीजेपी को कांग्रेस की फूट का सीधा सीधा फायदा मिलता नजर आ रहा है, जिसका पुख्ता प्रमाण यह है कि अभी कुछ ही समय पहले महेंद्रगढ़ की रैली में जिस तरीके से बीजेपी से टूटकर कांग्रेस में उन्होंने अशोक तंवर ने ज्वाइन किया है, वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं। अब चूंकि भूपेंद्र हुड्डा और अशोक तंवर का पहले से 36 का आंकड़ा है, तो अब ये 36 का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अगर आप स्टार प्रचारकों की लिस्ट देखेंगे तो जिस तरीके से बीजेपी के स्टार प्रचारक एक के बाद एक आए, जितनी उन्होंने रैलियां की है, कांग्रेस की तरफ से कोई स्टार प्रचारक थे ही नहीं।
केवल भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा यही स्टार प्रचारक की तरफ अपना प्रचार कर रहे थे, या अशोक गहलोत आए थे, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, और इनके अलावा कोई ज्यादा बड़े नेता नहीं आए कांग्रेस की तरफ से प्रचार करने। प्रचार का जहां तक सवाल है, प्रचार के मामले में बीजेपी कांग्रेस से काफी ऊपर रह गई है, और जिस तरीके से कुमारी शैलजा और हुड्डा के बीच में जो दूरियां थी, उस दूरियों का बीजेपी ने पूरा फायदा उठाया, और बीजेपी ने जगह जगह यही प्रचार किया है कि किस तरीके दलितों का अपमान करती है कांग्रेस, और उसको सीधा सीधा दलित वोट बैंक को अपनी तरफ करने का प्रयास किया। क्योंकि दलित वोट बैंक कांग्रेस को खिसकता नजर आ रहा था, इसलिए एक तिगड़म बिठाते हुए, क्योंकि राजनीति में किसी भी समय कुछ भी संभव हो सकता है, तो अशोक तंवर को आज कांग्रेस में शामिल करवाया गया। अब जो समीकरण बन रहे हैं, हालांकि बीजेपी पहले से रिकवरी मोड में आके काफी आगे निकल चुकी थी कांग्रेस से, जो पहले कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बीजेपी बहुत डाउन चल रही है, लेकिन बीजेपी ने उन सबको कवर कर लिया था। लेकिन आज जिस तरीके से बीजेपी को डेंट देते हुए अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होने की संभावना है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके भूपेंद्र हुड्डा और अशोक तंवर के बीच में जो 36 का आंकड़ा था, अशोक तंवर जब पार्टी छोड़ के गए थे तो भी उन्होंने एक ही बात कहनी थी कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से पार्टी छोड़कर जा रहा हूं। अब वो अपने घर वापसी हुई है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सेटबैक भी हो सकता है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी की आज जिस तरीके से आज भी रैलियां हुई हैं, प्रधानमंत्री की रैलियां हुई, अमित शाह जी की रैलियां हुई, और भी जो एक के बाद एक जो नेताओं की रैलियां हुई हैं, उससे बीजेपी को काफी फायदा होने की संभावना है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर नेक टू नेक फाइट चल रही है, बहुत कम वोट मार्जिन से हार जीत का फैसला होने की संभावना है। आज शाम 6 बजे जिस तरीके से चुनावी भोंपू थम जाएगा, उसके बाद डोर टू डोर जाकर उम्मीदवार जो अपना प्रचार करेंगे, और लास्ट मोमेंट पे, चूंकि हरियाणा का इलेक्शन एक अलग तरह का इलेक्शन होता है, क्योंकि इसमें लास्ट मोमेंट में बिरादरी, जातिवाद पे बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। अगर आप लाडवा की हॉट सीट देख लेंगे बनी हुई, जहां से मुख्यमंत्री कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी बिरादरीवाद चला हुआ है कि जो अलग अलग बिरादरियों को अपने पक्ष में साधने में सफल हो गया, वही कामयाब रहेगा। अब 2 दिन जो होते हैं, ये कहते हैं ना कि बहुत ही क्रूशियल डे है 2 दिन है। इन 2 दिनों में जो उम्मीदवार पूरा हार जीत का फैसला, इसमें इन 2 दिनों में चुनाव पलट भी जाता है। अक्सर कहा जाता है कि लास्ट मोमेंट पे आकर उसका इलेक्शन बिगड़ गया मतलब कि जिस तरीके से 2 दिन में काम करना चाहिए था कैंडिडेट को, वो नहीं कर पाया, सामने वाला बाजी मार गया। तो अब ये 2 दिन जो हैं, ये 2 दिन एक किस्म कहते हैं कि कयामत के दिन है, और कैंडिडेट्स को आंख नाक कान खोल कर रखना पड़ेगा, कोई किसी के वोट बैंक में कोई सेंध ना लगा सके। अब देखना है कि बीजेपी इसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी बनाती है और कांग्रेस क्या स्ट्रेटेजी बनाती है। हालांकि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी सामने आ रही है, जिस तरीके से उसने अशोक तंवर को अपने पक्ष में शामिल किया, और जो अमित शाह को लेकर, अमित शाह और अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि दलित विरोधी है कांग्रेस, पहले अशोक तंवर को परेशान किया, फिर कुमारी शैलजा को परेशान किया, ये जो हर रैली से ये शब्द बोले जा रहे थे, आज अशोक तंवर को वापस कांग्रेस में लाकर कहीं ना कहीं इस चीज का कांग्रेस ने जवाब देने का काम किया है। अब देखते हैं कि आगे 2 दिन के, चूंकि 6 बजे चुनावी भोंपू थम जाएगा, ज्यादा प्रचार नहीं कर सकते, डोर टू डोर जाकर प्रचार करेंगे। ऐसे में अशोक तंवर को जो लाया गया है, उनका किस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, किस तरीके जो दलित वोट बैंक है कांग्रेस, उसको अपने पक्ष में लाने के लिए क्या प्रयास करती है, क्या उसकी स्ट्रेटेजी होगी, किस तरीके, ये सब आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि बीजेपी का जो चुनाव उठा था, जो पहले बीजेपी वोट एंटी इनकम्बेंसी की वजह से डाउन नजर आ रही थी, अब बीजेपी बिल्कुल कांग्रेस के फाइट में आ गई थी। अब वो आगे फाइट में रह पाती है, इस फाइट को जो है उसको कायम रख पाती है, इससे आगे बढ़ती है, या अशोक तंवर के आने से वो फाइट बिल्कुल डाउन होती है। जी अच्छा थानेश्वर, जरा ये बताइए कि इस बार हमने देखा कि राहुल गांधी ने जितनी भी जनसभाएं की हैं वो हुडा के क्षेत्र में की है। हुडा अपने आप में बड़े मजबूत नेता माने जाते हैं, और यही वजह है कि उनके सामने जो पार्टी है, जो आलाकमान है, वो भी कहीं ना कहीं झुकी हुई नजर आई, क्योंकि जब बात सुरजेवाला और शैलजा तक पहुंची तो भी कांग्रेस और यानी आलाकमान नहीं माना। लेकिन राहुल गांधी को उनके क्षेत्र में जनसभाएं करने की जरूरत क्यों पड़ गई? जब हुडा अपने आप में मजबूत है और उन क्षेत्रों में मजबूत है, तो राहुल गांधी वहां क्यों पहुंचे? थानेश्वर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंची? हेलो, जी आ रही है आपकी आवाज, आप क्वेश्चन पूछिए जरा। हाँ थानेश्वर, मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि राहुल गांधी ने जो रैलियां की हैं उसमें प्रमुख तौर पर हुडा के क्षेत्र में उन्होंने रैलियां की, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि हुडा तो अपने क्षेत्र में बहुत मजबूत है, तो किसी और क्षेत्र को भी राहुल गांधी चुन सकते थे। क्या जिस तरीके का कलह कांग्रेस में सामने आया, ये वजह है कि राहुल गांधी लोगों को जोड़ने की कोशिश हुडा के क्षेत्र में ही करने लग गए? देखिए, अगर हुड्डा के गढ़ के रूप में कहा जाता है तो कहीं ना कहीं अपना रोहतक, झज्जर और सोनीपत को कहा जाता है। राहुल गांधी की जो पहली रैली हुई सोनीपत में हुई, गोहाना में हुई और बहादुरगढ़ में हुई। बहादुरगढ़ में जो राजेश जून थे, कांग्रेस से बगावत करके वो अपना चुनाव लड़ रहे थे। उनका राहुल की रैली से एक दिन पहले जो उन्होंने रोड शो किया था, और रोड शो में जो जन सैलाब उमड़ा था, वो अपने आप में देखते ही बनता था। लेकिन दूसरे दिन जब राहुल गांधी की रैली हुई, तो राहुल गांधी की जो जनसभा रैली हुई, तो उसके अंदर इतनी पब्लिक नहीं थी। हालांकि वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा जुगाड़ की गई पब्लिक थी, वो साफ जाहिर
होता है कि इससे कि कहीं ना कहीं बहादुरगढ़ की सीट भूपेंद्र हुड्डा को फंसती नजर आई। अपने गढ़ में कहीं उनके गढ़ में कोई सेंध न लगाई जाए तो उन्होंने बहादुरगढ़ में उनकी रैली करवाई। जहां तक सोनीपत की सीट का सवाल है, सुरेंद्र पवार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। सुरेंद्र पवार की हालत पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में भी अच्छी नहीं थी, लेकिन वहां की जो मंत्री थी अपना उसके कविता जैन से लोग काफी नाराज थे। उनका एक ही कहना था कि हरियाणा में जो काफी वर्ड प्रचलित है, कोई यदि मंत्री अकड़ जाता है तो कहता है इसकी गर्दन से सरिया निकालना है। उस सरिया निकालने की वजह से 67,000 जो पंजाबी वोट थे और दूसरे वोट एक मुश्त सुरेंद्र पवार को पड़े और वो जीत गए थे। लेकिन इस बार निखिल मदान के नाम से एक पंजाबी नेता खड़े हुए, इसलिए कहीं ना कहीं सुरेंद्र पवार के लिए परेशानियां खड़ी होती जा रही थी। अब वहां सोनीपत रैली में अगर हार जाते हैं, सोनीपत से सीट अगर हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, इसीलिए वहां रैली करवाएगी। अगर आप गोहाना की सीट कहेंगे तो गोहाना की सीट से जगबीर मलिक चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी उम्र करीब 80 साल के करीब हो चुकी है। सभी कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि आप इन्हें बुजुर्ग हो चुके हैं, याददाश्त कमजोर हो गई, इन्हें टिकट मत दीजिए। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बलबूते पर कहा कि मैं इसे टिकट दे रहा हूं और जितवा कर लाऊंगा। हालांकि इस समय उनकी वहां हालत काफी खस्ता थी, तो भूपेंद्र हुड्डा ने गोहाना में रैली करवाई। सीधा सीधा ये था कि भूपेंद्र हुड्डा को कहीं ना कहीं डर सता रहा था कि कहीं उनके गढ़ में कोई सेंध ना लगा दे, तो इसीलिए राहुल गांधी की रैलियां करवाएगी। आज जिस तरीके से मेवात में कहा जाता है कि कांग्रेस बहुत मजबूत है, क्योंकि बीजेपी को वहां मेवात जिस तरीके लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि एक यात्रा के दौरान जिस तरीके से बीजेपी के एंटी हो गए थे वहां के मोमनम समुदाय के लोग, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान ना हो। तो अब वहां भी कांग्रेस को शायद अपना वोट बैंक खिसकता नजर आया था, इसलिए राहुल गांधी की वहां रैली करवाई गई, महेंद्रगढ़ में रैली करवाई गई। जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा ने प्लान करके, भूपेंद्र हुड्डा ने एक भी ऐसा गढ़ रैली नहीं करवाई जिस जगह की राहुल गांधी की जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता हो। अभी जितनी राहुल गांधी की रैलियां हुई तकरीबन उन्हीं जगह रैली हुई है जहां कांग्रेस मजबूत थी। कांग्रेस हालांकि इसका सीधा मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं जीत हार के लिए इन सीटों का फैसला राहुल गांधी की झोली में डाल दिया कि आपकी रैलियां करवाई हैं, आप जीत हार के लिए आप मजबूत। तो लेकिन थानेश्वर ऐसे में कांग्रेस की गढ़ को क्यों चुना राहुल गांधी ने? ये चुनौती राहुल गांधी के लिए थोड़ी है। चुनौती तो थानेश्वर राहुल गांधी के लिए ये होता कि वो बीजेपी के गढ़ को चुनते, लेकिन ऐसा राहुल धड़ा अपना बनाया है, उसमें सिर्फ राहुल गांधी नाम के लिए घुस रहे हैं। देखिए, अभी मैंने जैसे बहादुरगढ़, सोनीपत और गोहाना सीट का आपको जिक्र किया था कि जो भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ कहा जाता, तो उसमें सीटें कैसे ये सीटें 3 कमजोर होती जा रही थी। उससे भूपेंद्र हुड्डा को कहीं ना कहीं डर सता रहा था कि अगर ये सीटें चली गई तो मेरा वर्चस्व जो है इन 3 जिलों में जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा और पार्टी आलाकमान सीधा कहेगा कि आपका अपने ही गढ़ में अगर कमजोर पड़ गया, सीटें हार गई हैं, तो आगे के लिए कई परेशानी खड़ी हो जाए। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ने अपने गढ़ को बचाने के लिए जो प्लान राहुल गांधी का रूट प्लान बचाया, वो कांग्रेस की मौजूदा जो गढ़ था उसको बचाने के लिए बचाया। लेकिन आप अगर सिरसा एरिया देख लीजिए, आप जींद एरिया देख लीजिए, हिसार एरिया देख लीजिए, उस एरिया में जहां बीजेपी मजबूत थी, जीटी बेल्ट पर अगर आप देख लीजिए, जीटी बेल्ट पर बीजेपी काफी मजबूत थी, अंबाला में देख लीजिए, लेकिन वहां राहुल गांधी की रैलियां नहीं करवाई गई। कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा को यह डर सता रहा था कि अगर उनके गढ़ में ही अगर उनकी सेंध लग गई, वो हार गए, तो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण हो सकता है। इसलिए राहुल गांधी को वहां रैलियां करवाई गई। चलिए ठीक है थानेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम विश्लेषण के लिए।